अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। स्क्रीन के उस पर बैठी सारी पब्लिक को गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और हैप्पी मंडे मेरी तरफ से। मुझे कहते हैं सुहा अफजल, मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। कैसे हैं आप? मेरी तरफ से भी बहुत सलाम। और हमारा साथी हमारे साथ मौजूद है हरमीत। चलते हैं फौरी तौर पे देखते हैं क्या पहन के बैठा हुआ है और आज दस्तार का रंग क्या है हरमीत का। हेलो हरमीत जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रोज़ा मैं बिल्कुल ठीक और आज आप दोनों बड़े फ्रेश लग रहे हैं क्योंकि वीकेंड बड़ा अच्छा मेरे ख्याल में गुजरा है। शायद लाहौर के मौसम में उसी तरह वो गर्मी नहीं रही नहीं, बहुत गर्मी है और ऊपर से बिजली भी नहीं है। बिजली भी नहीं है। मुझे ये बताए थे कल रात 3 बजे से उनकी लाइट नहीं आ रही। लोड शेडिंग बहुत हो गई। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ आती, आप दोनों मुझे समझाएं। सर देखें, हमारे एनर्जी क्राइसिस के नाम पर संडे टोटल बंद, सैटरडे आपने वीकडेज में 8 बजे दुकानें बंद करने की इंस्ट्रक्शन, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी सेव करनी है। सर लाइट तो फिर नहीं आती। हाँ, ये हैरत की बात है कि तमाम जो मार्केट्स हैं वो कल बंद थी। मैं रात को मेरा ख्याल था कि जो बेकरी की आइटम्स हैं उसकी शॉप्स खुली होंगी, तो 8:30 पे मैं निकला हूँ कि ब्रेड ले आऊँ, तो वो जनाब वो मेरे घर के करीब जो बेकरी है वही बंद थी। हालांकि बड़ी मशहूर बेकरी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि कमर्शियल के ज़ुमरे में आ जाएगा, लेकिन उनकी कई ब्रांचेज हैं लाहौर में, पैसे तो नहीं वो भी बंद थी लेकिन बात ये कि रात को जो बिजली जाती है ना, ये बहुत बड़ा अजाब है। रात को पूरी रात यहाँ पे भी जो है 3 बजे, रात की 3 बजे, फिर उससे कबल रात 9 बजे, उसके बाद फिर 11-12 बजे के दरमियान। तो ये जो है ना रात के वक्त एक बहुत बड़ा अजाब ये भी बना हुआ है कि आराम से आप सो भी नहीं सकते, रातें भी बड़ी छोटी हैं। चलें जी, अब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम जो आएगा वो अगले महीने आएगा और ये 15 जुलाई तक मुसद्दक मलिक साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि LNG के जो ठेके हैं वो हमारे नहीं हो पाए और उसकी वजह यही कहा जाता है कि LNG किसी ने लिफ्ट ही नहीं दिए, किसी ने लिफ्ट भी नहीं दिए, और जो यूरोप की ज़रूरत है यूक्रेन वॉर की वजह से वो बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है यूरोप ज़्यादा पैसे दे सकता है। कल अखबारात में खबर भी थी, संडे का दिन सुबह उठ के जो मैंने अखबार उठाया तो पहली खबर ये कि जी वो LNG नहीं मिली हमें। नहीं मिली। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा LNG नहीं है तो अब क्या करेंगे। बहरहाल मुतबादल वो कह रहे हैं कि हम जो फर्नेस ऑयल है उसका इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे, कोयले का इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। इनकी कीमतें भी आसमान को छू रही हैं, जिसका मतलब यह है कि शायद बिजली। लेकिन सर उन्होंने सर्दियों की बात की, गर्मियों तो गर्मियां, सर्दियों में भी जो है बड़ा बहरान होगा गैस का। उससे पहले उन्होंने कहा कि मेंटली तौर पर आप सब तैयार रहें कि जुलाई और उसके बाद बहुत सारे इलाके ऐसे हैं अब्दुल रऊफ से जहाँ रात 10 बजे के बाद गैस नहीं आती, इतनी शदीद गर्मी में भी। ऑल्दो बड़े बड़े डिसीजंस लेने के बावजूद भी अब आवाम पे जो बुरी तरह से बोझ डाला गया है और उसके बाद भी IMF को मनाना थोड़ा मुश्किल ही नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हुकूमत ने की हैं, देखिए इससे क्या सूरत-ए-हाल हमारी क्या सूरत-ए-हाल ठीक होती है, ये देखना बाकी है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में आपको रन डाउन शेयर करेंगे। आज 2 घंटे के इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे आपसे। सबसे पहले हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरीज में कल का दिन आपने देखा ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं उसमें काफ़ी सर हमने देखा कि बुरे हालात थे बहुत सारे इजला में। उसके अलावा इमरान खान ने पाकिस्तान के खात्मे को एजेंडा बनाया और मैशत को मुश्किलात में डाला। ये स्टेटमेंट किसने दी है? हरमीत फजलुर रहमान साहब फ्रंट फुट पे आ गए हैं, कहते हैं मैंने साजिश की है, किसी अमेरिका ने नहीं की। फजलुर रहमान साहब 2 जगह फ्रंट फुट पे आए हुए हैं। एक तो यहाँ पे इन्होंने बयान दिया और दूसरा कल JUI बहुत नाराज है, जो अभी आप कह रही थी बल्दियाती इंतखाबात सिंध के हुए हैं उसमें, हालांकि तीसरे नंबर पे JUI है, लेकिन JUI नाराज है। उसने बहुत ज्यादा इल्जाम लगाया कि धांधली हुई है सिंध के। इत्तेहादी तकरीबन नाराज है। MKM को देखें तो खुलेआम वो कह रही कि फौज को ही आना चाहिए, सारी चीजों की निगरानी उनको ही करनी चाहिए। और खुद भी इस किस्म के हालात हैं। कल हमने बल्दियाती इलेक्शन में जो मौका देखा है। अच्छा हरमीत, खुद भी कम इन्होंने फौज का किरदारदानी किया। अक्सर कंथकोट, नवाबशाह ऐसे इलाके जहाँ पर पूरे हमले को यरगमाल बना लिया, 6-6, 7-7 घंटे के लिए अपने पास रख लिया। आज हमने बहुत टाइम लगा दिया, हम देर से भी शुरू जो करने में आपके पास, लेकिन यह है कि डेली डोज की तरफ चले फौरन। डेली डोज की तरफ चलते हैं। डेली डोज में जो हमारे पास पहली खबर है वो अच्छी है, पाकिस्तान को अगेन अप्रिशिएट करने वाली खबर है, क्रेडिट देने वाली कि शजर अब्बास साहब जो है सर उन्होंने उन्होंने इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोने का तमगा अपने नाम किया है। अच्छा, और ये दौड़ने में मैं कल वीडियो भी देख रहा था शजर अब्बास ने, ये कजाकिस्तान में अलमाते में एक मुकाबला हुआ, इंटरनेशनल मुकाबला था अलमाते में, उसमें ये पहले नंबर पर रहे, सोने का तमगा इन्होंने हासिल किया और बड़ा शानदार इनकी परफॉर्मेंस रही। शजर को बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट पेश किया गया है। बड़े बड़े हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी, पाकिस्तानी टीम के प्लेयर जो है उनकी भी मैं देख रहा था जो ट्वीट्स हैं
वो शजर अब्बास को शाबाश दे रहे हैं और कह रहे हैं इसी तरह अपना मुल्क का नाम रोशन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, शजर अब्बास दौड़ते हुए सबसे आगे निकल गए, 10.41 सेकंड में तय किया। इन्होंने और सर 10 मीटर की रेस थी और लोग स्पीड पे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दैट इज़ रियली गुड। ये बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके बाद इतने कम सेकंड्स में, इतने कम टाइम में आप 100 मीटर की रेस। देखिए सर, सबने बहुत प्रैक्टिस की होगी, ऑब्वियसली दे आर एथलेटिक्स, तो सबने बड़ा अच्छा काम किया होगा। बट ऑल दो ये तमगा जो है सोने का इनके नाम हुआ है और इस पर काफ़ी ट्वीट्स भी हो रही है और काफ़ी लोग उनको पाकिस्तान से अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर आगे बढ़ते हैं, आगे डेली डोज में हमारी खबर जो है वो फ्लोरिडा से है, जहाँ पर सर 18 फीट लंबा अजदहा जो है सर वो पकड़ लिया, पकड़ा गया सर, बड़ा टारगेट है पकड़ना। बस और ये फ्लोरिडा में अपने इलाके में ये बड़ा तरीन अजदा कहा जाता है, देव कामत, मतलब या देव कामत जो भी कह लें आप, मैं देव कामत कहता हूँ। तो आखिरी जो इसका शिकार था वो एक सफ़ेद हिरन था, इसने वो खाया था और इसके पेट में अंडे थे काफ़ी ज़्यादा। अब वो कहते हैं माहिरीन हयातियात के, एक तो ये जंगली हयात के लिए, अपने इलाके के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा था और अगर इसके बच्चे पैदा होते तो वो भी ज़्यादा बड़ा ख़तरा पैदा होता है। तो इसलिए इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया और इसके पेट से वो अंडे भी निकाले हैं, उनका वो लैब में रखेंगे, उसके ऊपर तजर्बात करेंगे, देखेंगे। सर मैं कहती हूँ उसके पेट से कितने अंडे निकले? 122 अंडे हरमीत पेट से निकले, उसने तो पूरे इलाके को ही और खतरा बढ़ जाता, क्योंकि अफजाइश नस्ल जो है उसकी वजह तेजी से बढ़ने वाली थी। और भैया फिर वैसे तो हमने बड़े फिल्मों में और ड्रामों में देखा है, लेकिन आप रियल में देखें तो वैसे ही बंदा घबरा जाते हैं भाई। और फिर इस किस्म का अजदा पूरा हिरन जो है वो खा गया हुआ था जनाब, उसके पेट से वो भी मैं खाने वाकयात उसकी बरामद हुई हैं। वो कितना प्यारा होगा ना, मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है। सफेद हिरन देखने में कितना खूबसूरत लगता है, वैसे इतना खूबसूरत लगता है देखने में तो और प्यारा लग रहा होगा। गले में जो अजदे की तस्वीरें डाल के खिंचवाते हैं उनको वो भी बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा चले हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर में कुछ इंटरेस्टिंग सी है। इंसानी आंख से देखा जा सकने वाला अब तक का सर सबसे बड़ा बैक्टीरिया दरियाफ्त हुआ है, जो कि बचपन से हमने साइंस जिन्होंने पढ़ी है, जिन्होंने आपने मैट्रिक में, इंटर में हम हमेशा माइक्रोस्कोप से ये चीज़ें देखा करते थे, तो देखते थे कि आम आंख से या इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये इंसानी आंख से देखा जा सकने वाला सर बैक्टीरिया है जो कि दरियाफ्त इन्होंने कर लिया है। अच्छा, हम जब हमेशा, मैं तो कम से कम ये पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में सुना है ऐसे कि बैक्टीरिया ऐसा है जिसको खुर्दबीन के बगैर भी देखा जा सकता है, जो इंसानी आंख से देखा जा सकता है, जो कोई 5 सेंटीमीटर तकरीबन लंबा है, बड़ा है। तो हम तो यही समझते रहे हैं कि बैक्टीरिया हमेशा ऐसा होता है जो नज़र नहीं आता, लेकिन भाई ये कमाल है। और ये बैक्टीरिया बड़ा होने की वजूहात ये कही जाती हैं कि वो अपने आप को महफूज करने के लिए वो पत्तों से चिपटा हुआ था और ये अपने जिस इलाके में पाया गया है उस इलाके में और भी पाए गए उस इलाके में। और सर ये 2009 की बात है, अभी की तो बात भी नहीं है। पहली बार सर 2009 में शुमाली अमेरिका में वाक़या एक जजीरा है जहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि पत्तों में इसने अपने आप को हाइड किया हुआ था, लेकिन हाइड करना महंगा पड़ गया। आम आँख ने देख लिया और फिर इंसानी आँख ने देख लिया, फिर तो आपको नहीं छोड़ते हम, क्योंकि इंसानों ने देख लिया तो फिर तो आप बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये एक सर एक नई चीज़ भी है, अनोखी चीज़ भी है, हमने भी अपने ये देखिए आपको दिखा भी रहे हैं हम। और सर वाकई ये इंसानी आंख से देखने वाला हैरानकुन बैक्टीरिया सर, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। आपने कहा कि अपनी पूरी लाइफ में आपने नहीं देखा ना, तो हम हमेशा माइक्रोस्कोप से पढ़ते भी आए हैं। हरमीत आपने भी पढ़ा होगा कि स्टडीज में, बुक्स में, कि हम ज़ाहिर बात है कि वही हम पढ़ते थे और कहा भी जाता था कि भाई बैक्टीरिया जो है नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये पहली बार है। और रूह साहब जिस तरह फरमा रहे कि पहली बार हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आखिरकार ये हाथे चढ़ गया भाई साइंसदानों के, इंसानों के। तो अब और तजुर्बात होंगे, देखा जाएगा कि क्या क्या इसमें नई चीज़ें हैं। चलिए इंसानी आंख तेज हो गई है या फिर ये बड़े हो गए हैं बैक्टीरिया, अब देखिए देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं सर, दुनिया में सबसे ज़्यादा गहराई में मौजूद बहरी जहाज का मलबा मिल गया है। सर टाइटैनिक तो नहीं है? टाइटैनिक नहीं है। टाइटैनिक जो है वो 4000 तकरीबन फीट की नीचे गहराई में था, ये उससे भी ज़्यादा गहरे। और ये वो जहाज़ है जो फिलीपींस जैसे बोलते हैं अंग्रेज़ी में, वहाँ पे अमरीकी और जापानी फ़ौजों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुकाबला हुआ था। और उस वॉर के दौरान ये जापानी जहाज़ था जिसको गर्क कर दिया गया था। इसके ऊपर गन शिप्स, इसके ऊपर वो जो टारपीडोज उस ज़माने में होते थे मिज़ल की जगह, वो सारे मौजूद हैं। और इसको कहा जाता है
अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। इसको कहते हैं सेमी बी नामी बहरी जहाज़ है ये, और सर उसके जो दीगर हिस्सों का 8 रोज़ा मिशन है सर, जिसके दौरान इसका तज्जिया किया है, इसकी पिक्चर पानी में जाके ली है सिर्फ हमें दिखाने के लिए। 6,895 मीटर गहराई में है, जो मैंने पहले का फीट 4,000 आपने कहा मीटर है ये, और ये 4,000 मीटर के ऊपर टाइटैनिक था। जी हरमीत। जी रोज़ साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 4,000 तो टाइटैनिक था, लेकिन ये बहुत गहराई में। और दूसरी बात ये कि कहाँ ये भी जा रहा है कि जो अमला था, जो बचा कुछ अमला था, जो ज़ख्मी थे, तो कुछ को तो शार्क ने हड़प लिया और कुछ जो थे वो 3-4 दिनों तक तैरते रहे, कोशिश करते, लेकिन उनकी जान भी नहीं बची। तो ज़ाहिर बात है कि एक नई चीज़ आई है, और इस पर भी मेरे ख्याल में वो जिस तरह हम कहते हैं कि तहकीकात का जो सिलसिला है वो रुकता नहीं है, चलता रहता है, और चलने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो टाइटैनिक के बाद या इस तरह बहुत सारे ऐसे जहाज़ जो हमने समुद्री देखे हैं जो बहुत ज़्यादा तबाह हुए हैं, गर्क हुए हैं, लेकिन उसका जो मलबा है आहिस्ता आहिस्ता कई या तो सदियों बाद निकल आते या कई सालों बाद जो है वो बाहर निकल आता है। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इतनी गहराई में, और वो भी जब फिलिपाइन पे जब कब्ज़ा था जापानियों का, और जापान का कब्ज़ा छुड़ाने के लिए अमेरिका ने हमला किया था, उसमें अमेरिका को भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन जापान का जो नुकसान हुआ वो आज भी याद रखा जाता है। ठीक है जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और सर ये लोग तो ऐसी चीज़ों को बड़ी कदर करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, हम हमेशा खबरें पढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम भी खबर पढ़ी थी कश्ती की, तो इनको बड़ा शौक होता है ऐसी ना एंशिएंट चीज़ों को संभाल के रखने का और हमें दिखाने का, और बड़ा ख्याल रखते हैं। ज़ेरे समंदर जाके उसकी पिक्चर्स ली हैं और उसको सेव किया है टू शो न्यू जनरेशन की ये देखें, ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि देखने के काबिल है, काबिल दीद है। आज बरसी है हामिद अली बेला की, बड़ा नाम था इनका, ख़ास तौर पे गाई एक चीज़ जो है मायनी में किन्नू आँखा दर्द भी छोड़े दा हाल नहीं, ऐसी कमाल मधुर धुन है, अब तक आप सुने तो आप धनते ही रह जाते हैं, अपना मशहूर कर देता है। शाह हुसैन को गाने में ख़ास कमाल था इनका, सुल्तान बाहू को गाने में ख़ास कमाल था इनका, और बड़ी ही इनकी काफ़ियाँ ग़ुलाम फरीद की, मोहम्मद बख्श की, गाते गाते ये फ़कीर मनश जो गुलकार था, ये अल्लाह को प्यारा हो गया, दरवेशी में इसने एक कमरे में अपना गुजारा किया। और पीटीवी पे जो ज़माना था जिसमें फोक सिंगिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, उस ज़माने में हामिद अली बेला एक बड़ा नाम था। जैसे मैंने कहा कि मायनी में किन्नू आका, ये तो एक सहर तारी करने वाली चीज़ है। सहर मायनी में किन्नू आका, अब यंग जनरेशन हो, मिड जनरेशन हो, ओल्ड जनरेशन हो, जो भी सुनती है ना, वो तो सर ज़ारो कतार जब तक रोते नहीं है ना, जब तक इसका हक नहीं अदा होता। ऐसी खूबसूरत। हरमीत, आपने सुना कभी मायनी में किन्नू आका? दर्द भी छोड़े सर बहुत बार, जिस तरह सुहा कह रही है कि मतलब हम देखें हर जनरेशन के लोग जो हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, और जाहिर बात है कि जब आप सुनते हैं तो एक सैर तारी भी हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको याद दिलाती हैं हमारे जैसे वो लोग जो जिनकी माया नहीं है दुनिया में। तो जाहिर बात है वो सारा कुछ जो है वो जब वो मंजर सामने आता है आंखों के, तो बहुत सारी चीज़ें जब याद आती हैं तो जाहिर बात है रोना तो वैसे ही इंसान शुरू हो जाता है। क्योंकि ये गाना जो है, ये जो गज़ल जो गाई गई है और जिस तरीके से ये गीत गाया गया है, तो समझे कि सहर तारी करने वाला है। और इसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारे गायकों ने इसको गाया है ऐसे, यानी डूबी आवाज़ जिसको, और अभी पूरा नहीं सुना हमने सर। अभी पूरा नहीं सुना, मैंने तो बहुत दफ़ा सुना है खैर, और अब तक मैं कई दफ़ा मौका मिले जिस वक्त फोक सिंगिंग के मेरे पास कलेक्शंस रही हैं पुरानी, तो टॉप कलेक्शन में उफ 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 फोक सिंगिंग के टॉप कलेक्शंस में से, और शाह हुसैन की है ये। तो शाह हुसैन तो वैसे ही एक ऐसे लिखने वाले हैं कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं ख्याल में चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। आप उठें, अपने दिन आगाज़ करें और देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद मौलाना फजल रहमान ने कल 1-2 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी की है, और उन्होंने कहा ये जो बयानिया है इमरान खान का कि बैरूनी साजिश हुई है, इसमें कोई ज़ोर नहीं है, कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। इमरान खान फिर भी उसी के ऊपर डटे हुए हैं। कल भी लाहौर में जो मुख्तलिफ तकारीब में उन्होंने बार-बार यही नैरेटिव किया, बार-बार यही नैरेटिव, इसी की तकरार थी। इस बयानिए में कोई जोर रहा है, नहीं रहा। मौलाना फजल रहमान तो कहते हैं उनको किसी बैरूनी साजिश के जरिए गिराया नहीं गया, बल्कि मैंने उन्हें गिराया है। क्या तो जरा मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट के हवाले से भी देख लें, और फिर इमरान के बयानिए के हवाले से भी कि क्या इमरान को बयानिया बदलने की ज़रूरत है, क्या इमरान का ये बयानिया पिट गया है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रऊफ साहब। सर क्या वजह है अभी तक वही पिटा हुआ बयानिया जो है वो चल रहा है, बैरूनी साजिश बैरूनी साजिश बैरूनी साजिश, कान पकने गए अब कुछ? नहीं, बात आपकी सही है। ज़रूरत है कि असल बयानिए की तरफ आएं। जी। और वो बयानिया ये है कि अगर किसी ने इमरान खान के खिलाफ साजिश की तो उनका नाम न बिलावल भुट्टो जरदारी है, न मौलाना फजल रहमान है, न अमेरिका है, उसका नाम जो है वो इमरान खान है। बिल्कुल सही। इमरान खान ने ही सबसे ज़्यादा अपने खिलाफ साजिश की, बाकी जो है वो खामखा का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले बिलावल ने कहा था कि व्हाइट हाउस ने नहीं, बिलावल हाउस में साजिश हुई थी। अब जो है वो मौलाना फजल रहमान इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब खान साहब अगस्त 2018 में उन्होंने वजारत उज़्मा का हल्फ लिया था, उससे पहले बनी गाला में उन्होंने तकरीर की थी कि मैं कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं सच बोलूंगा और कौम को साथ लेकर चलूंगा। और उससे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, हमारे जैसे लोगों को भी उम्मीदें थी और उनके सरपरस्तों और लाने वालों को भी उम्मीदें थी कि ये जो दो जमातें हैं उनकी जो एक इजारादारी है ये ख़त्म हो जाएगी, टेक्नोक्रेट्स और मिडिल क्लास के लोग इसमें आएंगे और जो असल इश्यूज हैं इस मुल्क के, इकानमी के, फॉरेन पॉलिसी के, गवर्नेंस पे, उस पर तवज्जो देंगे और ये मामला चलेगा। लेकिन खान साहब जो है वो आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मुखालफिन को जेलों में डालना शुरू किया, मीडिया पे कदगने लगाई, फॉरेन पॉलिसी में डिजास्टर्स किए, इकोनॉमिक टीम उनसे बन नहीं पाई, पता नहीं 4-5 वजीर खजाना, 6 चेयरमैन FBR, तो और उसके बाद पंजाब के अंदर जो जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने उथल पुथल की, हर महीने बाद जो है वो कोई आला अहदेदार तब्दील होता था, फिर नैब की जो कार्रवाइयाँ थी, तो पूरा रियासती निज़ाम मुअत्तल और मफलूज होकर रह गया। यही उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह थी। यही वजह थी कि उनके अपने पार्टी के लोग नाराज हुए। यही वजह थी कि वो इत्तेहादी जो इनको जहेज में दिए गए थे वो उन्होंने उड़ान भरना शुरू की। तो असल बात जो है ना वो ये है कि खान साहब अगर बयान नया बदलना चाहते हैं तो वो उस अपने असल एजेंडे की तरफ अगर आए तो शायद कोई बेहतरी हो, वरना फिर उनका हाल यही होगा जो कल सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में हुआ। अच्छा, मतलब ये कहिएगा, आपने इसका जिक्र किया, इसका तज़किरा किया कि इलेक्शन 14 इस्लाम में सिंध के इलेक्शंस हुए हैं कल, और कल हमने स्पीचेस तो देखी हैं इमरान खान साहब की, हर जगह उन्होंने यही कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं है, शफाफ नहीं है। जो पार्टी हार रही होती है तारीख यही कहती है कि वही कहती है कि करप्शन हुई है और वही कहती है कि इलेक्शन ठीक नहीं है। अगर आप टीम की बात कर रहे हैं और जो आप पास्ट रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, क्या उनके पास टीम नहीं थी, तैयारी नहीं थी, या इस बयानी की वजह से ज़िम्नी इलेक्शन में इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई है? देखें, काफी अच्छे लोग उनकी जमात में आए थे। अगर आप याद करें, अब आप उनको ढूंढना शुरू करें तो वो आपको नजर नहीं आएंगे, चाहे वो हामिद खान हो, जस्टिस वजीउद्दीन हो, अकबर इस बाबर हो, तस्नीम नूरानी हो, बहुत सारे लोग थे जो उनके पास आए थे। इफ्तिखार गिलानी साहब पीपुल्स पार्टी के पुराने, वो भी इनके पास तशरीफ लाए थे। जी जी। मसूद शरीफ खटक जो है वो उनकी जमात में आए थे। तो बड़े बड़े लोग उनके पास आए थे। लेकिन उसके बाद खान साहब ने जिस तरह की सियासत की तो उसकी वजह से वो लोग भाग गए। अब जो मामला है वो आपको पता है कि जिस तरीके से उन्होंने दीवार से टकरे मारना शुरू किए हैं, तो दीवार का तो कुछ नहीं होने वाला, सर के जख्मी होने के खतरात जो है वो काफी बढ़ गए। जी हरमीत। मुर्तज़ा सुलगी साहब, मान लिया खान साहब नाकाम हुए, खान साहब के दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे, जिस तरह आपने जिक्र किया वज़ारत ख़ारजा की बात करूँ या ख़जाना की बात करें, सॉरी, तो वो भी बहुत तब्दील हुए। लेकिन सर 3 महीने गुजर गए हैं, 3 महीने आ गए, हम इस हुकूमत को देखते हैं। कल मुसद्दिक मलिक साहब का जो बयान सामने है उनका ये कहना है कि जुलाई में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होगी और सर्दियों में तो आप भूल जाएं कि गैस होगी। ऐसे में टेंडर जो LNG के उन्होंने भरे हैं वो भी किसी ने उस पर लेफ्ट तक नहीं दी। तो क्या ये लोग अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए थे, नैब में तरमीम करने के लिए आए थे? सर हालात तो ये हैं कि इनसे भी संभाले नहीं जा रहे। देखिए, बात यह है कि ये दुरुस्त बात है कि 3 महीने हुए हैं, लेकिन 3 महीनों वालों से आप उतना ही हिसाब लेंगे
जितना उनके पास वक्त है, आप उनसे 4 साल का हिसाब नहीं लेंगे। अब ये जो मामलात हैं LNG के और पेट्रोल के, तो आपका और मेरा काम तो हकायक को देखना है। आपको पता है कि LNG जो है वो क्यों महंगी हुई है, आपको पता है कि जो तेल की कीमत क्यों बढ़ी है। तो अगर ऐसा हो कि तेल और LNG सस्ता हो और ये हमें महंगा बेच रहे हों, तो फिर शिकायत का मौका बनता है। अगर मईशत बहुत अच्छी छोड़कर गए थे और उस पे उन्होंने कुछ नहीं किया हो, आपको पता है कि 10 अरब डॉलर 10.8 अरब डॉलर छोड़कर गए थे, 5,500 अरब रुपए का बजट का डेफिसिट भी छोड़ के गए थे, 45 अरब डॉलर का जो है वो जो खसारा था तिजारत का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो भी छोड़ के गए थे। तो इन पर तनकीद जरूर करें, इनके पॉलिसियों पे जरूर तनकीद करें, लेकिन हम फेयर हों। ये नहीं हो सकता कि आप अभी आज की जो खबर है वो ये है कि शायद आज वो जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है IMF के साथ हो जाएगा, कोई 2.3 अरब डॉलर जो है वो चीन के पहुंच गए हैं और कुछ पैसे आएंगे। तो ये जो महंगाई है उसका ताल्लुक जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं उनके साथ तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ जो तेल और गैस और बिजली की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसकी वजह से अफरातज़र बहुत ज्यादा बढ़ा है। पिछले हफ्ते की खबर थी कि अब इन्फ्लेशन 28% तक चला गया है। तो ये मसाइल तो हैं बिल्कुल। मुर्तजा सोलंकी साहब, यहाँ एक सवाल एक और आपसे करना चाहूंगा MQM के हवाले से। MQM जिस तरह माजी में हमने देखा है कि जब खान साहब के साथ थे तब भी कोई मुश्किल वक्त होता या कोई डिमांड होती थी तो वो बहुत बड़ी डिमांड करके ये कहते थे कि हम ससुरा अपने वापस घर ही चले जाएंगे, जिस तरह नई नवेली दुल्हन जाती है। अब दोबारा उन्होंने बात छेड़ी है कि भाई हमारे साथ जो मुआहदे नहीं हुए किए गए थे उस पर अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है कि मामलात बिगड़ सकते हैं? अभी तक 3 महीने गुजर गए, MQM का गिला जो है उसी तरह बरकरार है। देखिए, जो मुआहदा हुआ था MQM के साथ, जिसमें PMLN भी गारंटर है और बुनियादी मुआहदा सिंध के अंदर वो पीपल्स पार्टी के साथ था, वो एक अच्छा मुआहदा है, उस पर अमल होना चाहिए। उसमें कुछ मिसाल के तौर पर मकामी हुकूमतों के जो कवानीन हैं उनको तब्दील करने का उन्होंने वादा किया था, वो वादा उनको पूरा करना चाहिए। ये सिंध के अपने लोगों के मफाद में है, ये कोई फेवर नहीं देंगे नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को। ये एक अच्छा मुआहदा है और जब आपके मुआहदे के मुतालबात कुछ जो पहले से कबूल किए हुए हैं उन पर अमल नहीं होता तो शिकायत करना जो है वो आपका फर्ज है। जो माँ है वो भी बच्चे को दूध नहीं देती अगर वो रोना न शुरू करे, तो वो उनका जो शिकायत करना है मैं समझता हूँ कि जायज़ है। और लेकिन मुझे तवक्को है कि ये उनकी शिकायतें जो है वो दूर होंगी। ये सिंध के लोगों के मफाद में है कि वो अच्छा एक मकामी हुकूमतों का कानून हो। आपने देखा कि अभी पंजाब के अंदर नया जो मकामी हुकूमतों का कानून आया है, अगर उसकी तरफ जाएं उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। जो पहले जो कवानीन थे उसके मुकाबले पे डिवोल्यूशन हुई है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो सिंध का भी ये हक है कि वहाँ पर जो मकामी हुकूमतें मजबूत हों। बगैर मजबूत मकामी हुकूमतों के कोई जमहूरियत नहीं होती। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, ज़रा हम वापस आते हैं भाई PTI के बयानिए की तरफ और PTI के बयानिए की कामयाबी या नाकामी की तरफ। टेस्ट तो यही है कि अब जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें पता चल जाएगा कि PTI कितनी पॉपुलर है। पंजाब में ख़ास तौर पे जो 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है, लेकिन जो कल खैबर पख्तूनख्वा में एक इलेक्शन हुआ वो ANP की सीट थी जिसको PTI ने जीत लिया। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी का बयानिया सिंध के अंदर पॉपुलर है और वो वहाँ जीत रही है और वो जीतती नज़र आती है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का बयानिया कामयाब है। लेकिन पंजाब में क्या सूरत हाल होगी, इसके बारे में जो एनालिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर पंजाब में ये जो इलेक्शन होने वाले हैं ज़िमनी, इसमें 4 सीटें भी PTI ले गई तो बहुत बड़ी बात होगी। रऊफ साहब, आपने ठीक फरमाया। पंजाब में 20 दिन बाद 20 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जी, और उन 20 नशिस्तों में से 10 नशिस्तें तो वो हैं
ये वो लोग थे जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए, ये इलेक्शन जीते, अक्सर जगहों पे पीटीआई के खिलाफ जीते, और उसके बाद ये पीटीआई में शामिल हुए। अच्छा, उसके बाद जो पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया और वो दूसरी तरफ चले गए, तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो वजन है, जो बोझ है, जो जिम्मेदारी है, वो पीटीआई पर है कि वो अपनी जीती हुई निशिस्तें वापस लें। अगर वो ले लेते हैं, 20 में से 15 भी ले लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी पीटीआई के लिए, क्योंकि ये उनकी जीती हुई निशिस्तें हैं बकौल उनके। तो मुझे नहीं लगता। लेकिन मुर्तजा साहब, खान साहब तो कह चुके हैं, कल भी उन्होंने तकरीब में यही कहा कि अंपायर भी इस वक्त बदल गया है, तो अंपायर और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक हुकूमत के साथ ही हैं, तो ये इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल सा होगा। आपको क्या लगता है कि वाकई अंपायर जो जिसकी उंगली का इंतजार था 124 दिन हमें पूरे कौम को, तो वो भी बदल गया है? बात यह है कि खान साहब सिर्फ एक सूरत में मुतमईन हो सकते हैं कि उनकी जमात हर इलेक्शन जीत जाए, 2/3 अक्सरियत के साथ जीत जाए। सिर्फ उसी सूरत में मुतमईन हो सकते हैं, वरना इलेक्शन में धांधली है, सियासी निज़ाम जो है वो खराब है, एम्पायर बदल गए हैं। तो वो खान साहब वही कर रहे हैं जो उर्दू की जो कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उनका आंगन टेढ़ा ही रहेगा जब तक वो पूरी तरह से जीते नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें मुझे ये 20 सीटें निकालना नामुमकिन है। वैसे भी एक बहुत ही रेजर थिन एक दो सीटों का फर्क है। ठीक है, मुर्तजा बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपकी राय बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक। ये मैं तभी खेलूंगा जब मैं जीतूंगा, बस, और कोई पॉलिसी नहीं है मेरी, ये वो क्रिकेट वाली पॉलिसी है। खैर, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद सिंध के बहुत से हलकों में कल बल्दियाती इंतखाबात हुए। इन बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी मेजॉरिटी से कामयाबी हासिल की है। नंबर 2 पे JDA है, GDA है, और उसके बाद JUI का नंबर आता है। तहरीक इंसाफ का ही नंबर नज़र नहीं आ रही नंबर गेम में इसमें। लेकिन हुआ ये कि MQM, JUI, तहरीक इंसाफ सब एतराज़ कर रहे हैं कि ये इलेक्शन फेयर नहीं थे, इसमें धांधली हुई है। इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में चल के बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर साकी, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ कराची से। अस्सलाम वालेकुम मुनीर। वालेकुम सलाम। सर, ये फरमाइए, आपने जो एनालिसिस किया हो, ये इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत नज़र आती है कि धांधली हुई है और जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं था? जी देखिए, सिंध जी पहला मरला कल आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन, आवाज की डिस्टॉर्शन है आपकी। जो विजुअल्स आए हैं। अच्छा, ये आवाज़ की डिस्टॉर्शन थोड़ा क्लियर करें ताकि हम इनको क्लियरली सुन सकें। और दैट सर, ये जो हम लोग विजुअल्स दिखा रहे हैं सर, मैंने कल जो पढ़ा, पता नहीं सर, कंथ कोट और नवाब शाह सर, कुछ इस तरह, मीरपुर खास तौर पे ना सर, इस तरह के इलाके, हम तो कराची के भी उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं ना, लेकिन सर वहाँ पे तो ये हालात थे कि आपने डंडे सोटे भी देखे, आपने देखा कि गोलियां भी चली, प्लस सर कुछ इलाके तो ऐसे थे कि वहाँ पूरे अमले को यरगमाल बनाकर ले गए, डाकू उठा के ले गए, और अमले को डाकू उठा के ले गए। 7 घंटे बाद उन्होंने जाके छोड़ा उनको। फिर आपस में कबाइल के दरमियान जो जंग हुई है वो भी खौफनाक है। 2 लोग मारे गए, काफ़ी पुरतशद्दुद वाक़यात थे। जी मुनीर, आपसे एनालिसिस से दोबारा। जी देखिए, सिंध के 3 डिवीजनों के 14 अजला में जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरला है वो कल मुकम्मल हो चुका है। इब्तदाई गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो है तमाम जमातों पर पीपल्स पार्टी जो है सरसरी ले गई है। अगर बात की जाए बल्दियाती इंतखाबात की, ओहो, आवाज़ की फिर डिस्टॉर्शन है, मसला है, आवाज़ की डिस्टॉर्शन है फिर ज़्यादा। खैर, हरमीत, आपने देखा कि जो बल्दियाती इंतखाब माजी में भी होते रहे। जी रऊफ साहब, आप ये देखें कि चलो कच्चे से जो डाकू हैं वो मंगवाए गए, बुलाए गए उनको, फिर वहाँ पे जिस किस्म के हालात थे वो भी आपने देखे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूँ
तो वहां पे बैलेट पेपर जो थे, आपको जब आपको आपका निशान अलाट नहीं होगा, पार्टी का निशान अलाट नहीं होगा, तो जो वोटर है उसको क्या पता चलेगा? पीटीआई के जितने लोग थे उनको तो बल्ले का निशान ही नहीं दिया गया। अच्छा, जो दूसरे थे उनको क्रेन का जो निशान होता है वो भी नहीं मिला। बहुत सारे तो ये रोना रोते रहे, एक उम्मीदवार तो रोता रहा कि भाई मुझे तो निशान अब तक मिला नहीं है, लोग वोट कैसे डालेंगे? तो ये हालात एक अलग तरीके से। बात याद आई है, मैं ऐड करती हूँ सर, मीरपुर का ये एक नुमाइंदा है आजाद सर, पंखे का निशान था, उसको ताला दिया हुआ था, तो इनके ताले लगे। हमारा टाइम थोड़ा है, हम बात करेंगे फिर ब्रेक के बाद, अभी ब्रेक के लिए वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। सो होपफुली कि आपने अपने मंडे का यानी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक का अच्छे से आगाज कर लिया होगा। सो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से आपको सुबह बखैर। सो वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, द era ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी हैव एवरीथिंग ऑन अ सिंगल क्लिक। लेकिन अब्दुल सब ये क्लिक स्मार्टली करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ताकि आप अच्छे पैसे घर बैठ के अपनी किसी और मुलाजमत के साथ भी कैसे कमा सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे अच्छे अच्छे टिप्स के साथ। असबर अली हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और आपको अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, और आज आपको ऑनलाइन यहाँ बैठ कर बताएंगे कि कैसे पैसे कमा सकते हैं। असबर कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और दैट वाज लवली मीटिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कितना लोग जो देख रहे होंगे उनका ये इंटरेस्ट होगा कि हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जरा हो जाए फिर, मतलब कैसे कमाने के मशवरे देंगे हम। देखिए, इंट्रोडक्शन में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली कुछ काम की बात हो जाए ज़्यादा बेहतर होगा। और कोविड के बाद ये चीज़ प्रूव हो गई है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो शायद सफिशिएंट नहीं है, और ऑनलाइन मूव होना पड़ेगा। और ये जितनी भी कंपनीज थी, यहाँ तक कि जो दुनिया की महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ थी, जहाँ दुनिया के महंगे महंगे ऑफिसेस थे, वो जब वेकेंट हो गए, खाली हो गए, और उसने प्रूव कर दिया कि वर्क एट होम पॉसिबल है। तो वर्क एट होम पॉसिबल है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी घर बैठ के काम कर सकता है। अब उसके लिए ये है कि जब हम यहाँ की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया को एज अ कीबोर्ड वॉरियर तो हम लेते हैं। हमने किसी बहस में हिस्सा लेना हो तो वहाँ जाके अपना टाइम ज़रूर वेस्ट करते हैं, रेगुलर एंटरटेनमेंट की वीडियोस भी देखते हैं। पर मेरे आने का मकसद ये है कि आप जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं उन एंटरटेनमेंट की वीडियोस में, उसको आज से आपने इस एंगल से देखना है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, लोग कैसे बेच रहे हैं और अपना मॉडल आप कैसे बना सकते हैं, वो जो है वो मैं उस चीज़ को गाइड करता हूँ। बिजनेसेस की ब्रांडिंग कैसे हो सकती है, और ज़्यादा बूस्ट कैसे हो सकता है, इस तरह इंडिविजुअल लोगों को जो है वो ट्रेन करता हूँ अपनी फ्री वीडियोस के थ्रू। यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे असबर अली के नाम से आप लिखेंगे तो वहाँ पे मेरी जितनी वीडियोस हैं, जो मेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। अच्छा असबर, हम देखते हैं कि फेसबुक की अगर बात की जाए, क्योंकि जाहिर बात है बहुत सारा टाइम उसी पे स्पेंड होता है, बहुत सारे लोग उसी पे वक्त गुजारते हैं, और आपने बहुत अच्छा कहा इनिशियल में कि भैया हम लोग अगर कोई बहस में हिस्सा लेना होता है तो हम बहस छिड़ भी देते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर बाहर दुनिया की बात की जाए तो मोनेटाइजेशन जो है बड़ी आसानी है फेसबुक की, लेकिन पाकिस्तान में क्या वजूहात हैं कि आज भी उस मरहले तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, या हम नहीं पहुँच पा रहे हैं? उसकी वजूहात क्या है कि हमें अभी भी उसी तरह इल्म सही ठीक तरीके से हो नहीं रहा है, या हम सीखने की तरफ जा नहीं रहे हैं? बाजी देखें, जो एक नया बंदा होता है ना, उसको ये बात कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर हैं, आप वीडियोस बनाते हैं, उसमें सबसे पहले जो बेसिक लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उनके पास अपने कंटेंट का आइडिया नहीं होता, कैमरा शाई होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों की वीडियोस को काट छाट के अपना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नंबर 1 फैक्टर तो ये है, जिसकी वजह से डेफिनेटली एक डिजिटल कंटेंट है उसके ऊपर कॉपीराइट है, और जो आप किसी का कंटेंट यूज़ करते हैं तो फिर आपको अल्टीमेटली उसके ऊपर स्ट्राइक्स आती हैं और आपका काम चलने से पहले बंद हो जाता है। तो उसके लिए आपको अपना कंटेंट बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो बात कर रहे थे कि जी यहाँ पर मोनेटाइजेशन के इशू हैं, सब कुछ है, जिस तरह से भी है, देखें जब आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, जितने भी हम बड़े बड़े नाम देख रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि लोग डेफिनेटली जब आप काम कर रहे हैं इसका मतलब पैसे आएंगे तो आपको काम करने का दिल करेगा ना, ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, वो खुद आप तक पहुंच जाता है और आपको इनकम देना शुरू कर देता है। आम बंदे के लिए उसको लग रहा होता है कि स्टोरी में कि शायद हमें यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे, पर बिहाइंड द सीन सब कुछ पॉसिबल है। और अगर आप क्वालिटी का काम कर रहे हैं तो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो खुद
कांटेक्ट करते हैं। मतलब जिस तरह मुझे टिकटॉक नहीं पसंद था, मैं कहता था कि जी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है, मुझे कौन देखेगा, तो टिकटॉक ने मुझे खुद फ़ोन किया कि जी आप काम करें या चीज़ें बनाएं। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि आप अच्छा कंटेंट बनाएं, लोग खुद ही आप तक अप्रोच करेंगे। वो फेसबुक और यूट्यूब, हम ये कहते हैं कि शायद हमें कोई देख नहीं रहा, अगर आप अच्छा आउटस्टैंडिंग कंटेंट बनाते हैं तो उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो कि हमारी कंपनी पे प्रोवाइड करती है, जिसमें हम लोग असिस्ट करते हैं इसी सारे प्रॉब्लम को कैसे काम करना है, प्लस कैसे जो है वो उससे मनी अच्छा, मेकिंग। ये बताएं, देखिए आपने कहा वी फाइनली स्विच्ड आवरसेल्फ टू डिजिटल पाकिस्तान आफ्टर कोविड। इस ट्रेजेडी ने कुछ हमें दिया हो ना या दिया हो, हमें ये जरूर दिया कि हम ऑनलाइन पे स्विच हो गए हैं। Exactly. मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बड़ा ग्रेजुअली देखें, बड़ा ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उसके बाद यूट्यूब, और उसके बाद अगर हम कुछ ऐसी साइट्स की बात कर लेते हैं, फ्रीलांसिंग साइट्स की बात करते हैं, अपवर्क की बात कर लें, फाइबर की बात कर लें, जो लोग देखते हैं उनको अंदाजा होगा कि ये वो वेबसाइट्स है जहां पर आप जो बात कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज को आपने अपनी सर्विसेज देनी है घर बैठ के, कि उनको कोई ऐड चाहिए, वो ऐड बना के उसका वॉइस ओवर डाल के हर चीज करके आपने भेजनी है। वहां पर काम करके कितना लाखों रुपए कमा रहे हैं स्टूडेंट पाकिस्तान के, इस हवाले से बताएगा ताकि हमारी अवाम कन्विंस हो सके। देखिए इसमें दो सिनेरियो होते हैं, एक होता है विद फेस कंटेंट, एक होता है विदाउट फेस कंटेंट। मतलब विद फेस तो हम सब जानते हैं, हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे लोग बना रहे हैं, सब कुछ है। विदाउट फेस क्या होता है कि आपके पास कोई स्किल है, आप वो पढ़ा रहे हैं, आप अपना स्किल नहीं दिखाना चाहते, अपनी स्क्रीन शेयरिंग पे जो भी आपको आता है वो बताएं, किसी को बेनिफिट होगा, किसी को वो चीज़ समझ आ जाएगी, तो उससे मनी मेकिंग हो सकती है। नंबर वन आपने बात की कि जी फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग में क्या है कि उसके लिए आपको स्किल आनी चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकता है, किसी भी किस्म की। अब जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, वेब डेवलपमेंट का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, लोग कहते हैं पता नहीं कितनी कोडिंग चाहिए होगी, टेक्निकलिटी। एग्जैक्टली। तो बेसिकली अब चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, हम एआई की तरफ चले गए हैं कि बहुत ड्रैग एंड ड्रॉप, जिस तरह एक नॉर्मल आप एप्लीकेशन या कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप सिर्फ 2-4 दिन की ट्रेनिंग की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जिसको आप फॉलो करके कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हम बात करते हैं जी सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया में क्या है, हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप कंटेंट बनाएं, आपके पास कोई भी सराउंडिंग में कुछ चीज़ें हैं, इस चीज़ का ज़बरदस्त पॉइंट ये है कि आपको 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वो कैसे पॉसिबल होता है? आप एक शॉप पे गए, वो बंदा कपड़े बेच रहा है, वो चीज़ कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है उसके पास जो को वो बेच रहा है, आप गए उसके पास जाके प्रोडक्ट रखी, उसकी पिक्चर्स ली, आपने इंस्टाग्राम पे लगा दी, ठीक है। वो प्रोडक्ट किसी ना किसी को चाहिए, आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप जितनी भी एक महीने में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट आप तक सही बंदे तक पहुंचानी ज़रूरी है। आप पिक्चर्स ली, आपने लगाई, जिसको भी वो चाहिए होगी वो आपको कांटेक्ट करेगा और आप उसे वहाँ से उठाएंगे और वहाँ शिप कर देंगे उसके एड्रेस पे। आपका 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा, आप सिर्फ और सिर्फ सही प्रोडक्ट सही बंदे तक पहुँचा रहे हैं और ये पॉसिबल है। इसी एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आप फीमेल हैं, एक हमारी फीमेल हैं, वो गई एक मार्केट में और जाके एक लहंगे जो है वो बड़े कॉस्टली होते हैं, 1-1.5 लाख रुपए के, वो जो है वो कस्टमाइज 60 to 70,000 में एक लहंगा बनाती थी और उसको सेल करती थी 1.5 लाख 2 लाख में। आपको नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट का, आपको नॉलेज होगा, आप सही बंदे तक सही चीज़ पहुंचाएंगे और वो मनी मेकिंग बन जाएगी आपकी। फ्रीलांसिंग में भी ऐसी है कि आप अपनी सर्विसेज पे, अपनी स्किल पे इतनी ग्रिप हासिल कर लेंगे, किसी चीज़ को भी, किसी को भी वो चीज़ सर्विसेज चाहिए, वो आपको ही कांटेक्ट करे और आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। उसके लिए पर आवर रेट है और उसके स्पेसिफिक बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इनकम की कोई लिमिट नहीं है। मैं कोई ऐसा कैप लगा दूँ 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इवन उन्होंने मैट्रिक भी पास नहीं किया हुआ, पर वो अपने काम में इतने एक्सपर्ट हैं कि वो गोरों से डील कर रहे होते हैं, उनका काम ले रहे होते हैं कि उनको पता है अपना, उन्होंने प्रूफ किया हुआ है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जो चीज़ आपको मिलती है वो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट रेट में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ती है, तो जो काम इंटरनेशनली हो रहा होता है। अच्छा अजमर, एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से तो की चीज़ें आती हैं या अक्सर यूट्यूब पे आ जाती है कि भैया लाखों कमाएं, घर बैठे आप लाखों कमा सकते हैं, और इसी चक्कर में बहुत सारे नौजवान जो है या फॉरेक्स की तरफ चले जाते हैं, अमेज़ॉन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो फिर फरियाद ये करते हैं कि भैया हमने तो कारोबार शुरू किया था और सोचा था कि लाखों कमाएंगे, लेकिन यहाँ तो लाखों हमने हरवा दिए। इसकी क्या वजूहात होती है? क्या उनको पता नहीं होता या उन्होंने जो है इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली होती है? वजूहात क्या होती हैं कि वो सीधा चले जाते हैं और इन्वेस्ट करके डूब जाते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की है, अच्छा सवाल किया। ये मैं मार्केट में देखता हूँ कि देखें आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है
कि आपके पास पैसे होंगे तभी आप पैसा बनाएंगे, जो हम पहले बात कर रहे थे। अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं, अमेज़ॉन में बेसिकली क्या है, आप एक चीज़ रख देते हैं वहाँ पर, उस पर ऑर्डर्स आते हैं और जो चीज़ सेल हो जाती है। अब हर प्रोडक्ट की अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, उसमें दुनिया की हर चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने प्रोडक्ट रिसर्च नहीं की, आपने उसकी डिमांड टेस्ट नहीं की। नंबर 1, आपने डिमांड टेस्ट की तो आपने प्राइस कंपैरिजन नहीं किया। जब आप वहाँ मार्केट में लेके गए, उस टाइम डिमांड नहीं थी, आप वो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे, उस टाइम रिसर्च कर रहे थे, दुनिया में और बहुत लोग कर रहे थे, एट अ टाइम मार्केट में वो प्रोडक्ट आ गई, तो क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको अल्टीमेटली जो है वो लॉस हो गया। तो बेसिकली क्या है, मेरा इसमें जो है वो कहना ये होता है कि अगर अमेज़ॉन हो, कोई भी मार्केट प्लेस हो बहुत बड़ी, उसमें एक टर्म है वर्चुअल असिस्टेंट की, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। उसमें करना ये होता है कि बजाय आप अपना अकाउंट बनाएं, अपनी प्रोडक्ट बनाएं, एक नए बच्चे के लिए है या किसी भी जो भी अमेज़ॉन को स्टार्ट करने वाला है, वो किसी के स्टोर पे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जॉब कर ले। उनके पास, लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो गोरे जॉब कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी हमारा ये पार्ट टाइम बिजनेस है। तो आपके पास ट्रेनिंग का पूरा कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री कोर्सेज हैं, ऑनलाइन आप जाके करें और वहाँ पर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उनके अकाउंट पर काम करके 6 महीने, साल, 2 साल सीखें कि चीज़ें, मैकेनिज्म कैसे काम करता है। उसमें क्या है कि आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और आपको पेमेंट भी मिल रही है, उसकी वो मिनिमम होगी डेफिनेटली। जब आपको लगे कि हाँ जी ये बंदा इस तरह पैसे बना रहा है, तो आप वो मॉडल रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। अब आपको एक्सपीरियंस हो गया, अब आप पैसे लगाएंगे तो फिर आपको इन एंड आउट सब कुछ पता होगा। इन शॉर्ट ये नहीं कि मैं ग्राउंड पर जाऊंगा और मैं पहली बॉल पे 6 लगा दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, हमने अमेज़ॉन की बात कर ली, हमने फेसबुक की बात कर ली, यूट्यूब का बड़ा ट्रेंड है आजकल ना, खासतौर पर हरमीत आपसे मुझसे तो अक्सर लोग, आपका तो चले यूट्यूब चैनल है, आपका नहीं है अब्दुल रऊफ साहब, मेरा भी नहीं है, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, सब पूछते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं है, ये क्या मिथ है, ये क्या बला है, लोग मतलब लोगों को लगता है कि जरूरी है ये, इससे पैसे बहुत कमाए जा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबर जैद अली हो गया और हारिस, मतलब इस तरह के लोग हमारे पास है जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्यों जरूरी है और कैसे आप कम वक्त में यूट्यूब से अच्छा कमा सकते हैं? देखें, पहली चीज तो ये है कि ये है एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट। आप वीडियोस बना रहे हैं, देखने वाला कौन है, मैसेज क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। खाली वीडियो बनाना सफिशिएंट नहीं है। मैं पिछले दिनों गया हुआ था दुबई में, वहाँ पर दुनिया के टॉप यूट्यूबर्स जो है वो आए हुए थे। उनसे सवाल, जितनी भी सक्सेस स्टोरीज उन्होंने वहाँ बताई, उनमें से किसी का भी गोल पैसे कमाना नहीं था। उनके अंदर एक पैशन था, कोई फोटोग्राफर है तो उसको फोटोग्राफी कर रहा है, उसके व्लॉग बन रहे हैं, कोई और है वैसे ही रैंडम, उसके पास जो नॉलेज है वो सिर्फ एज इट इज प्योर हार्टेडली वो ट्रांसफर कर रहा है। They are content creators एग्जैक्टली। अपनी जो यानी सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे अंदाजा हुआ है वो ये है कि अपने लिए एक नीश क्रिएट करना। एग्जैक्टली। अगर वो नहीं है तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप वही मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं तो कामयाबी नहीं हो सकती। अपनी क्रिएटिविटी, यूनिकनेस जिसको कह रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात की है। यही हम कहते हैं हमें कौन सुनेगा। देखें, आप निकले नहीं हैं बाहर, आप कैसे कहेंगे मुझे कोई नहीं सुन रहा। आपके पास जो नॉलेज है वो दुनिया में किसी ना किसी के काम आ रहा है। आपको लगता है किसी के काम आ रहा है तो डेफिनेटली किसी ना किसी के काम आ रहा है, तो फॉलोअर्स आप तक खुद पहुंच जाते हैं। उनको जो सुनना है वो अगर आप उनको सुनाएंगे तो खुद पहुंच जाएंगे। फिर उसमें ये होता है कि सेकेंडरी ऑप्शन होता है मनी मेकिंग, उसमें फिर मोनेटाइजेशन है या नहीं है। बिलीव मी कि हमें जो लोग सुन रहे हैं उनको सिर्फ यहाँ तक पता है कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन होती है, पैसे यूट्यूब देता है। इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊं, यूट्यूब इतने पैसे नहीं देता जितना जब आपकी ऑडियंस बिल्डअप हो जाती है। जो स्पॉन्सर्स आपको पैसे देते हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं, उसको आप 10x कर सकते हैं। पर शर्त वही है, बेस यही है कि आपको अपनी ऑडियंस बिल्डअप करेगी, वो ब्रांड आपको खुद कांटेक्ट करेगा कि जी हाँ ये मेरी ऑडियंस है, वो रिलेट करेगा कि जिसके पास जो ऑडियंस है वो इस एज ग्रुप की है, इसका ये इंटरेस्ट है, तो मेरी प्रोडक्ट यहाँ फिट होती है। तो आपने सिर्फ जो है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करें, कंटेंट में जान होनी चाहिए, और ये बातें फिर यूट्यूब की बहुत छोटी रह जाएंगी और फिर जब ब्रांड्स आ जाएंगे उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर कहानी कहीं और निकल जाएगी। जो आपने, मैं तो कहता हूँ कि मैं अभी नहीं बताता क्योंकि लोग जो है ना वो लालच में आते हैं। फिर वही बात आती है कि क्रिएटिविटी जो है ना वो आपकी मैटर करती है। इन शॉर्ट कि आप किसी और चीज़ तरफ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू, बड़ी प्रोडक्टिव इन्होंने। लेकिन इन सारी बातों का क्रक्स ये कि भाई शुरू करेंगे तो कुछ होगा ना, ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा कि बस पैसे सब कमा रहे हैं तो भेड़ चाल में आप निकल जाए। कंटेंट क्रिएशन पर अगर फोकस करेंगे तो पैसा कमाना आपके लिए आसान होगा। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रेक के बाद अच्छी खबरें कुछ स्पोर्ट्स के मैदान थे हमारे पास आई हैं। एक तो आगाज़ ही हमने किया था शजर
अली के शजर अब्बास, ये शजर अब्बास। शजर अब्बास के नाम से, जिन्होंने एक दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया Yes. और कजाकिस्तान में। और अब Athletics हम से। चल रहे हैं कंबर अली, सैयद कंबर अली हमदानी, अल मारूफ टाइगर हमदानी, जिन्होंने आज़रबाईजान में बाकू में मुनक़दा होने वाले प्रोफेशनल बॉक्सिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया जीता है। इन्होंने अपने हरीफ को नॉकआउट किया तीसरे राउंड में। तो हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। टाइगर कहूँ या कंबर कहूँ आपको? टाइगर के सर, पाकिस्तान के टाइगर हैं। हाँ, पाकिस्तान के टाइगर हैं। अस्सलाम वालेकुम कंबर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सैयद कंबर अली हमदानी मेरा नाम है और लोग मोहब्बत से टाइगर हमदानी कहते हैं और बॉक्सिंग नेम होता है और वो टाइगर हमदानी है। आप टाइगर बुला लें या कंबर बुला लें, इट्स ओके। अच्छा, ज़रा बताइए ना थोड़ा सा, कैसा ज़बरदस्त मुकाबला था, हरीफ कितने थे और कितना जो सर, जोरदार तरीके पे हुआ? और सर देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो अपीयरेंस होती है ना, वो आपको बता देती है कि भी किस तरह के है। टाइगर होना और फिर बॉक्सर होना, आपकी अपीयरेंस से पता लगता है। उनकी पिक्चर भी हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, उनसे हमारा राब्ता थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, क्लियर होता है तो फिर उनसे उनके पास चलते हैं और बात करते हैं। लेकिन सर आपने देखा कि पहले कंपैरेटिवली ये चीज़ें कम थी, अब मार्केट में भी और कंपटीशन में चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। हम अपनी रोज़ाना के रनडाउन में कम से कम 2 से 3 खबरें ऐसी ज़रूर होती है जो हम आप लोग को देते हैं कि स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पर कितनी बड़ी तादाद में अब लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर ये तमगे, सोने के सर मेडल्स ये जीतना शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर किसी प्रॉपर सपोर्ट के, That's very सपोर्ट जो है उस तरीके से मौजूद नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही एक फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है और बहुत सी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इमदाद नहीं कर पा रहा। तो लोग जो है अपने तौर पे, अपनी मदद आपके तहत। हमने जहाँ पे पिछले हफ्ते 10 दिन पहले बात की थी कि किस तरह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने ज्यादा तोड़े उस लड़के ने, और वो तकरीबन 100 उसका टारगेट है, 78 और 100 उसका टारगेट है कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाएगा। इसी तरह से वो सलाफे बुखारी भी आई थी हमारे पास सर, हाँ। उसने भी पंचेस में इतने रिकॉर्ड्स बनाए थे। और सर हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स, खेलों के खास तौर पे इदारे जो हैं, ना वो स्पॉन्सर करते हैं ना वो ट्रेंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वो बच्चे हैं जो अपनी मदद आपके तहत सीखते हैं, ट्रेंड होते हैं और फिर वहाँ जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। टाइगर से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। टाइगर बताएं कैसे हैं आप? आपको सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा जीतने का और कितनी एक स्टोरी है इसके पीछे, कितनी ट्रेनिंग की आपने? जी सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरे से बात की और ये एक खुशी है जो सारे पूरे मुल्क हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली ये आज़रबाईजान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का एक इवेंट था जिसमें मेरी रैंकिंग बॉक्स रैंक पे अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इंटरनेशनली आ रही थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। और उसमें यह है कि काफ़ी तगड़ा मुकाबला था क्योंकि आज़रबाईजान और रशियन स्टेट्स में आज तक पहले कभी कोई बॉक्सर खेलने गया नहीं पाकिस्तान से। अच्छा, तो हाँ जी, क्योंकि एक तो ये है कि उन लोगों की ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा टफ हैं, उन लोगों की न्यूट्रिशन बहुत अच्छी हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे, क्योंकि मैंने रहीमियर खान के अंदर ऑलरेडी आज़रबाईजान से बॉक्सर बुलवा के एक इवेंट करवाया था अपनी मदद आपके तहत, और मेरा अपना रिंग है यहाँ पे जो कि पहले कभी किसी ने नहीं किया। ठीक है। तो उससे मेरा रिलेशन था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पे प्रोफेशनल का इवेंट हो रहा है आज़रबाईजान प्रोफेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से, तो आप अगर करना चाहें। मैंने कहा जी इससे अच्छा तो और मौका हो ही नहीं सकता कि आपको अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले और इतनी तगड़ी हैवी वेट फाइट में। तो पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं रशीद बलोच साहब, उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे परमिशन भी दी और मुझे सपोर्ट भी किया। उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र होकर जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं जब वहाँ पे गया और ये मुकाबला हुआ और तीसरे राउंड में मैंने उसको नॉकआउट किया। मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ था लेकिन अवाम की दुआएं साथ थी। अच्छा टाइगर, ये बताया कि जैसे कि आपने कहा है कि आपका अपना जाती वहाँ रिंग है और आप मतलब वहाँ आज से पहले ऐसे नहीं हुआ जहाँ पर आप रहते हैं आपकी सराउंडिंग्स में, तो यकीनन लोग आपको देखते होंगे, इंस्पायर भी होते होंगे और आपसे सीखना भी चाहते होंगे। तो ये रिंग आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं? खुद भी आप मुकाबले करवाते हैं और ट्रेन भी करते हैं लोगों को? जी बिल्कुल रही। मैं पहले एमेचर बॉक्सिंग खेलता था कॉलेज लाइफ में भी, तो फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज में तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स है और जो पुराने लोग हैं वो आगे किसी को आने देते नहीं है। तो मैंने छोड़ दी थी। लेकिन जब 2017 में रशीद बलोच साहब ने पाकिस्तान में पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल की बुनियाद रखी और प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट हुई, तो वो एक प्राइवेट स्पॉन्सर्स, इसको आप बिजनेस भी कह सकते हैं, प्राइवेट, क्योंकि वर्ल्ड में बॉक्सिंग हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स है, मेरा काउंट होता है।
तो उसके अंदर ये है कि सबसे ज़्यादा जब मुझे हुआ कि मैंने कहा यहाँ पे ज़रूरत है रीमिया खान में, क्योंकि बॉक्सिंग थी नहीं यहाँ पे, कोई करवा ही नहीं रहा था, ना कोई यहाँ पे था। एक आध सुना था कि बॉक्सिंग होती है, लेकिन कोई प्रॉपर बॉक्सिंग नहीं करवा रहा था। तो जिस वजह से फिर मैंने ये स्टेप लिया अपनी मदद आपके तहत। मेरे दोस्त हैं तारिक जट साहब, उन्होंने मुझे जगह दी शहर के अंदर, और मैंने फिर वहाँ पे अपना रिंग बनाया। और साउथ पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बॉक्सिंग रिंग है जो मेरा अपना टाइगर्स बॉक्सिंग क्लब में रिंग है। फिर मैंने उसको रजिस्टर्ड करवाया बाकायदा बॉक्स रैक के ऊपर पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के थ्रू, ताकि इंटरनेशनल ये रिंग काउंट हो। और मैंने इसी रिंग के ऊपर माशाल्लाह 3 इंटरनेशनल इवेंट अपनी मदद आपके तहत यहाँ करवाए, और इंग्लैंड से, सऊदी अरब से, अजरबैजान से, अफगानिस्तान से यहाँ पे प्लेयर्स आए, और वो इवेंट इंटरनेशनली माशाल्लाह आपके मीडिया ने भी कवर किए और बॉक्स रैक पे भी मौजूद हैं। और बिल्कुल ट्रेनिंग वगैरह मैं करवाता भी हूँ बच्चों को, और ख़ुद भी ट्रेनिंग करता हूँ। और इस वजह से ये है कि मैंने जो फील किया कि रीमिया खान डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिवीज़न बहावलपुर में और पूरे पंजाब को अगर बात करें तो लोगों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा हुई, और माशाल्लाह यूथ जो है इस तरफ आ रही है। हरमीत, यूथ इस तरफ आ रही है सर, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस तरफ आना चाह रहा था कि आपसे सवाल करूं, लेकिन आपने बता दिया। भाजी ये नहीं पूछूंगा कि हुकूमत ने आपका बहुत सपोर्ट किया नहीं किया, क्योंकि जितने एथलीट आते हैं वो बेचारे मायूस होकर चले जाते हैं, कहते हैं यार हुकूमत ने सपोर्ट ही नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया। लेकिन ये बताएं कि कोई स्पॉन्सर किसने ज़्यादा, आम तौर पर जिस तरह आपने बताया हमें कि अवाम की दुआएं आपके साथ थी, हमारी दुआएं भी आपके साथ है भाजी, और आपने बहुत अच्छा एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दी जिस पे हमें फ़ख्र है भाजी। लेकिन सपोर्ट कौन स्पॉन्सर थे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है, और फिर उन कंट्रीज़ का मुकाबला करना जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, हुकूमत के साथ साथ अवाम की भी भरपूर मुख्तलिफ जो स्पॉन्सर हैं वो भी उन मैदान में आ जाते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए भाजी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और ये तो सवाल अब करना भी नहीं चाहिए। 3 साल से एक ही पर्सन, एक ही आंसर है। तो खैर हम गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं कहते सर। ये था कि मुझे पता था कि कोई स्पोर्ट नहीं होगी किसी की तरफ से भी, तो ये कदम मैंने खुद उठाया अपनी मदद। मैं कह सकता हूँ हर कोई कहता है यहाँ पे आके मदद की, हाँ मेरे साथ मेरे दोस्त थे सर, ज़रूर थे, जिनमें मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा तारिक जट साहब का। उसके बाद मेरे दोस्त हैं चौधरी वलीद साहब, निसार राइस, उसके बाद उस्मान अंजुम साहब। इस तरह मेरे 2-3 और दोस्त हैं जिन्होंने, वसीम शफीक साहब, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि यार हम आपके साथ हैं जहाँ जहाँ पे मेरी जरूरत हो। लेकिन मेरी कोशिश मैं लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूँ। इतना भी बड़ा है कि हम इतना भी बहुत है कि वो मुझे इतना सपोर्ट करें कि मेरे साथ सिर्फ स्टैंड ले लें। तो मैंने सही अच्छा, सर की बात ये है, इन सब मेजोरिटी ऑफ देम फ्रॉम ऑल दोज एरियाज जहाँ पर फैसिलिटेशन इतनी नहीं होती, स्पोर्ट्स इतना एक्टिव नहीं होता, ज़्यादातर वहाँ से लोग मेहनत करके बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम मैं तो खुद हैरान होता हूँ। आप ये देखो कि अभी पीछे गिलगित बल्तिस्तान से वो जो एक बॉक्सर जो है यंग लड़का, उसने अपना नाम बनवाया। उससे पहले हज़ारा कम्युनिटी के कोयटा से वहाँ पे एक बॉक्सर हमारे जो है उन्होंने आके अपना नाम बनाया। ऐसी ऐसी जगहों से लोग आ रहे हैं और ख़ुद अपने आप को मेहनत करके पहाड़ों पे, पत्थरों के बीच में, वेट ट्रेनिंग नहीं है, उस तरह से जिम नहीं है। तो हरमीत तो खुद जिम बहुत ज़्यादा जाता है, उसको पता है जिम की फैसिलिटी, और फिर हरमीत का ताल्लुक भी जहाँ से है, हरमीत को पता है कि ना होने के बराबर है। जी हरमीत। रहू साहब बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। मैं तो हैरान होता हूँ। मैं कल वैसे एक ऐसे एरिया पे गया जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही थी क्रिकेट के हवाले से। लड़के थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, इतनी तेज़ धूप में, दोपहर का वक्त था। तो मैं ये सोच रहा था कि एक आम आदमी जो बिल्कुल जिसके पास फाइनेंशियली तो सपोर्ट होता ही नहीं है, वो बल्ला उठा के कोशिश करता है कि मैंने कुछ करना है, और वो बहुत कुछ करके जाता है। हमने जितने भी स्पोर्ट्स के लोगों से बातें की हैं या एथलीट हमारे स्टूडियो में आए, तो हमेशा हमने देखा है कि उनकी जो शुरुआत थी वो यकीनन कर्ब से, दुख से बहुत बड़ी थी, और बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी मुश्किलात थी। इसमें कोई बर्गर बच्चा जो है, कभी आप नहीं देखेंगे कि बर्गर बच्चा ऊपर आया होगा, उसने क्रिकेट में मैदान मार लिया होगा, क्योंकि वो धूप बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, ना वो एसी से बाहर निकल सकता है। हमेशा जो है एक आम आदमी मेरी तरह निकल के यहाँ इस मैदान में आके वो कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है सहूलियात का फुकदान। मैंने कई स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बराह रास्त ये सवाल किया है कि भैया जितने लोग हैं, जितने आप लोगों के पास फंड्स आते हैं, क्या आप लोग वो फंड भी लगाते हैं उन मुताल्लिका जो इदारे हैं या जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं? किसी पर भी कोई पैसा नहीं लगता। ये जितने भी एथलीट्स हैं इनका अपना एक जज्बा होता है, और उस जज्बे के तहत ये ट्रेनिंग करते हैं। उस ट्रेनिंग से
निकल के इनकी एक ही कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। ये बड़ी बात होती है मेरे ख्याल में। जैसे लोगों को जितना सपोर्ट हम मीडिया के थ्रू अगर कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं, लेकिन अब हुकूमत को भी हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई थोड़ी सा ख्याल रखें इनका। आपने बहुत अच्छा किया, आपने सवाल नहीं किया कि हुकूमत क्या करती है, हुकूमत क्यों नहीं करती। ये क्वेश्चन है कि वो फंड्स जाते कहाँ हैं, और इतनी सख्त धूप में और सख्त जान लगा के अपने पैसे लगाकर सर ये सिर्फ पैशन करा सकता है आपसे। तो ये पैशनेट लोग हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और टाइगर को भी हम कहते हैं कि मुबारकबाद एक बार फिर से तमगा जीतने के लिए। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो पूरे प्रोग्राम में एक सेगमेंट ऐसा जरूर होता है जो खवातीन का आता है खास तौर पर, और अब हम आपको ये बताएंगे कि जब मार्केट में वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड, तो वी गॉट कंफ्यूज्ड कि हमने करना क्या है। खास तौर पर अगर हम स्किन की बात करें तो रोजाना बहुत सारा ढेर सारा मेकअप, अगर आप स्क्रीन पे आते हैं तब भी, अगर आप नहीं आते तब भी, तो स्किन के साथ इतनी ज्यादती करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आपको इस सेगमेंट में देंगे। आपका तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ शाइस्ता नाज साहिबा मौजूद है, माहिर अमराज हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। गुड टू सी यू। अच्छा जी बताइएगा, बड़ा कंसाइज टू द पॉइंट सा सवाल है। मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल, और उतना ही मेकअप करते हैं और उतनी ही प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑर्गेनिक्स के नाम पर भी मौजूद हैं कि ये ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक है, ये इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल करें। क्या करना चाहिए स्किन को बेहतरीन रखने के लिए? स्किन को बेहतरीन रखने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि उस मेकअप को एवरी नाइट आप रिमूव करें, बिकॉज रिमूवल का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो उसके साथ सो जाती हैं, आपके सारे स्किन जो पोर्स हैं वो क्लग्ड अप हो जाते हैं। जब आपके स्किन के पोर्स क्लग्ड अप हो जाते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा आपको दाने निकल आते हैं और अदर इश्यूज स्किन के साथ हो जाते हैं। सो दैट्स वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये भी है कि आपने उसको जो है अच्छा सा कोई क्लेंजर यूज़ करना है जिससे आपको वो सारा मेकअप रिमूव करना है। उसके ऊपर साथ में टोनिंग भी करनी है, बिकॉज टोनिंग से ये होता है कि आप क्लेंजिंग जब करते हैं आपके सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। सो टोनिंग से ये होता है कि आप यो क्लोजिंग योर पोर्स, और साथ में जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें वो जो है आपकी स्किन टाइप का हो। अगर आप ग्रीसी हैं तो ग्रीसी हो, कम्बिनेशन है कम्बिनेशन टाइप हो। अगर वो ड्राई हो, यस डेफिनेटली, सो यू शुड नो कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है और किस स्किन टाइप मॉइस्चराइजर में आप खुद फील कंफर्टेबल कर रही हैं। अच्छा मिस्टर से ये बताएगा कि वी आर डन विद ऑल दिस काइंड ऑफ केमिकल्स, क्रीम्स और बहुत सारे लोशंस और रिमूवर्स वगैरह। अब लोग ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक अरसे के बाद हमें ख्याल आया है कि ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स आर मच बेटर देन किसी भी और के प्रोडक्ट की निस्बत। तो क्या आप इस हवाले से प्रेफर करती हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत सारी हैं, वो बेहतर होती हैं, या जिसको हम क्लेम करते हैं वो केमिकल्स वाली या दूसरी क्रीम ज़्यादा बेहतर होती है? डेफिनेटली ऑर्गेनिक इज़ द बेस्ट इफ़ यू कैन। अगर आपको मिलती है मार्केट पे अवेलेबल है, सो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर ऑर्गेनिक, बिकॉज ऑर्गेनिक इज़ लाइक उनमें ज़्यादातर केमिकल्स नहीं है। जो कुछ भी है इट्स वेरी रिफाइंड, इट्स नेचुरल, और वो आपकी ब्यूटी को ज़्यादा इन्हांस करेंगे। सो ऑर्गेनिक इज़ द बेस्ट। एंड साथ में जो आपकी स्लीप है वो भी जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज योर प्रोडक्ट्स। हाइड्रेशन सर, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी बहुत सारा पिए आप, और उसके अलावा अच्छा स्किन केयर रूटीन सिंपल सी हमारे व्यूअर्स को देखने के लिए। ये जो खास अब मौसम है ह्यूमिडिटी का, इसके लिए कोई खास मतलब चीज़ और होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी के लिए आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी है जो मैंने नोट किया लाहौर में, और जहाँ भी आप जाएं पोल्यूशन इज़ देयर, वी कांट गेट अवे फ्रॉम दैट। एंड वो आपकी स्किन को जो है आपके टोटल स्किन बैरियर्स को बिल्कुल रिमूव कर देता है। एंड यू नीड सन प्रोटेक्शन, एंड सन प्रोटेक्शन SPF 50, 40, 50, जैसे भी अगर आप ज़्यादा सन में रहते हैं तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड SPF 50। और आप चेक करें कि वो जो है टोटली जो है ऑयली ना हो, जिस तरह जो बिल्कुल जो है मैटिफाइंग वाला हो। और आजकल जो पहले जो सन ब्लॉक्स थे जो निकले थे वो बहुत वाइट से थे, और आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड हो गई है, और जो सन ब्लॉक्स निकले हैं वो दे जस्ट एज गुड एज मॉइस्चराइजर। सो यू डोंट इवन हरमीत का क्वेश्चन ले लेना। हरमीत आप पूछना चाहते हैं कुछ अपनी स्किन के बारे में कि आपकी स्किन को बेहतरीन रखने के लिए क्या यूज करना चाहिए?
ज्यादा ही खवातीन का डिपार्टमेंट है। लेकिन अच्छा शाइस्ता, हम देखते हैं कि सन ब्लॉक की तरफ अगर आ जाते हैं तो आम रूटीन में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भैया अगर आपने धूप में निकलना है तो तब जाके सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर जो ऑफिस में बैठा है अगर वो भी सन ब्लॉक इस्तेमाल करे तो कितना मुफीद होगा? एब्सोल्युटली, अगर आप ऑफिस में बैठे, अगर आप घर में भी बैठे हैं तो आपको यूज करना चाहिए। अगर आप खाना पका रहे हैं तो उससे ज्यादा यूज करना चाहिए, बिकॉज स्टीम से आपकी स्किन को पिगमेंट, डेफिनेटली उससे आपको जो है पिगमेंटेशन हो सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं शाइस्ता कि सीरम्स आजकल बहुत ट्रेंड में है। आपने सन ब्लॉक की बात की तो मेरा ध्यान फौरन सीरम्स की तरफ गया। अब आप डेली स्किन केयर रूटीन हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगी दैट शुड बी लाइक आपको रोजाना वो करना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, वो सीरम हो या कुछ भी हो, डेली स्किन केयर रूटीन में क्या होना चाहिए? आई थिंक डेली स्किन केयर रूटीन में आपको डेफिनेटली क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग जो भी है आपको ऑन डेली बेसिस मॉर्निंग एंड इवनिंग करनी चाहिए, बिकॉज नेवर एवर लीव एनीथिंग ऑन फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द इवनिंग। स्पेशली जब आप सो रही हैं तो आपके जो है सारा जो सिस्टम जो है इट्स एक्चुअली गेटिंग इटसेल्फ रिन्यूड, so whilst you're sleeping your body is actually renewing itself, all your आपके जो सारे स्किन सेल्स हैं वो टर्न अराउंड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। साथ में आपको एक्सफोलिएशन भी जस्ट एज इम्पोर्टेंट है, बिकॉज डेड स्किन सेल्स कैन मेक यू लुक वेरी डल। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट स्किन चाहिए तो यू नीड टू इंश्योर कि आप एटलीस्ट वंस अ वीक एक्सफोलिएशन करें, एक्सफोलिएट ऑल द डेड स्किन सेल्स जो ओवर द वीक जो आपके स्किन के ऊपर बैठे हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ देम हैं, उनको जस्ट रिमूव करके फिर उसके बाद आपने गुड मास्क लगाना है। मास्क से यूँ होता है कि जब आप एक्सफोलिएशन कर रही हैं उससे आपके जो है सारे जो है सब कुछ रिमूव हो जाता है और आपके पोर्स कंप्लीटली ओपन हो जाते हैं। और जब आप फेस मास्क लगाते हैं वो भी आपके स्किन टाइप अकॉर्डिंग का होना चाहिए। जब आप वो लगाते हैं आपके स्किन के ऊपर तो उससे आपके सारे पोर्स जो हैं क्लोज्ड हो जाते हैं। और यू नहीं कि फेस मास्क लगा के उतार के बस दैट्स इट, नो, यू नीड टू अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर। अच्छा, हमने सीरम्स की बात कर ली, हमने सन ब्लॉक्स की बात कर ली। मार्केट में बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, if you're talking about Hydra, what do you suggest? Definitely Hydra facial is one of my favorite all-time facials. People should go for this. Definitely Dermalogica deep cleanse, Hydra facial, carbon facial, they are all good. लेकिन हाइड्रा फेशियल की एक जो चीज़ है उसके अपने जो हैं वो पील्स हैं जो जब आपकी स्किन क्लेंजिंग में आते हैं, जब आपकी एक्सफोलिएशन में आते हैं, उनके अपने सीरम्स हैं जो एंड्स पे आते हैं, वो सब आपकी स्किन को completely deep cleanse करते हैं. It's like a jet wash for your skin. All your solutions there, they go right down into the fourth layer of your skin. Not that with the suction process, you are actually rejuvenating your skin. You are actually pushing the collagen to the surface level of your skin. और आपकी skin जो है ना कि clean होगी, bright होगी, आपकी you're going to look completely rejuvenated because end पे जो serums आते हैं, they make you glow. Yeah, they make you glow basically. तो बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं शाइस्ता ने. शाइस्ता, थैंक यू हियर, गुड टू सी यू. और बड़ी अच्छी टिप्स भी दी आपने और डरना नहीं आपने. ये आप हाइड्रा की बात करें, क्लिनजिंग की बात करें, सन ब्लॉक की बात करें, सीरम की बात करें, अपना ख्याल रखने के लिए इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तो ही आप अच्छे दिखेंगे और अच्छे दिखेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे. इसी थॉट के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.